So, class, this is our chapter 3, and in this chapter, we had discussed कि why do we need a parliament? Parliament की नीड हमें क्यों होती है? Why should people decide? लोगों को डिसाइड क्यों करना चाहिए था? ये सब हमने देखा था. लोग क्यों डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट में? वो क्यों डिसाइड करेंगे? एक ये फैक्टर था जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के पहले लोगों को एक नीड थी, ज़रूरत थी कि अभी हमारा जो गवर्नमेंट आएगा वो ऐसा गवर्नमेंट होगा जिसमें इक्वालिटी की वैल्यू हो, जिसमें सबके डिसीजंस की वैल्यू हो. और फिर हमने अपना गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने अपना बनाया 1947 के बाद. और फिर हमने अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें हम इलेक्शन के प्रोसेस से जितने भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है हम उनको चूज़ करते हैं और उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं जिससे वो हमारे लिए डिसीजंस दे सकें. और डिसीजन लेने के साथ ही वो देश के लिए लॉज बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करें. तो कहीं ना कहीं देश को जो रूल करने का, गवर्न करने का काम है वो यहाँ की पीपल ही करती है, बिकॉज पीपल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस ऑफ द डेमोक्रेसी. लोग होते हैं डेमोक्रेसी के बेस, पीपल ही होते हैं. ना कोई गवर्नमेंट होती है, ना कोई कोर्ट होता है. ठीक है. द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, this all things we had already discussed. From today we have to discuss about what is the function of the parliament. Parliament कौन-कौन से काम करती है. तो जो रिप्रेजेंटेटिव हम उनको वहाँ भेज रहे हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है? To select the national government. The first work they are doing कि वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट वो क्या करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं. नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना मतलब ये हुआ कि अब वो कैसे करते हैं नेशनल गवर्नमेंट. पहले तुम ये समझ ले कि पार्लियामेंट में मेन बॉडी कौन कौन सी होती है. सबसे पहले पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा. ये पार्लियामेंट के कंपोनेंट है. इन्हीं तीनों से पार्लियामेंट बनता है. सेकेंड, लोकसभा इलेक्शन के बाद अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड. एक लिस्ट तैयार होती है शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. लोकसभा इलेक्शन के बाद अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड दैट कि हाउ मेनी एमपीज जो होते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कितने एमपीज लोकसभा में आए हैं. अब यहाँ पे क्योंकि फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी इट फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी. पॉलिटिकल पार्टी वही बनाएगी जिसकी मेजॉरिटी. नो, गवर्नमेंट वही बनाएगी जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में हो और जिनके इलेक्टेड मेंबर्स एमपीज जो हो वो बहुत ज़्यादा हो. कितने होने चाहिए, क्योंकि लोकसभा की सीट्स जो होती है उसके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए. अभी हम देखेंगे. देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा एंड टू हैव अ मेजॉरिटी. ठीक है. 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में और 2 ऐसे पीपल होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. तो ये तो हो गए कि लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, 545. ठीक है. 543 इलेक्टेड एंड प्लस 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. Members in Lok Sabha to have a majority, a party should have at least half the number. मेजॉरिटी में वही पार्टी आएगी जिसका लोकसभा की टोटल सीट्स 545, जिसमें 2 को हटा दिया जाए तो उसका आधा जो है, आधे और आधे से ज़्यादा जो पार्टी अपने एमपीज लेके आती है वही गवर्नमेंट बनाने के लिए एलिजिबल होती है. मान लो कि टोटल है 545 है टोटल, जिसमें 543 इलेक्टेड हैं और 2 जो है वो क्या है, वो नॉमिनीज है, नॉमिनेशन में आते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. तो हम उनको हटा दें तो अगर हम 543 का हाफ करें तो कितना बना, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 272.5. अब इतने लोग तो जाएंगे नहीं, 272.5 तो कितने होंगे, 273. यानी कि आधा कितना होगा, 272 और 273 हम ऐसे ले लेंगे. तो ये जो हाफ है मेजॉरिटी वही जाएगी, वही पार्टी
जैसे मान लो कि जो टोटल हमारे देश में टोटल 545 है। 545 लोकसभा की सीट से हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। ओके, लोकसभा सीट में यानी कि इंडिया की टोटल 545 प्रेसिडेंसी से लोग जो है वहाँ चूज होके जा रहे हैं। हर एक प्रेसिडेंसी से एक प्रेसिडेंसी से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती है, वो अपने अपने लीडर्स को खड़े करते हैं, पर ईच एंड एवरी रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक ही जीतता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ओनली वन इज द विनर। ओके, तो जब वो एक जीत जाता है तो टोटल हमें कितने चाहिए? लोकसभा में सीट टोटल 545 है, तो 543 है, तो 545 43 यहाँ से जीत के जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो उन लोगों में काउंट किया जाता है कि आधे से ज़्यादा किस पार्टी के लोग जीत के आए हैं, यानी कि 272 और 273 कौन है, तो वो अपना जिस पार्टी की होती है वही पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट वही पार्टी बनाएगी। आगे तो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाती है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी एंड कोलिशन फॉर्म्ड। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट वाली पार्टी, लेकिन एक बाकी लोग भी तो जीत के आए हैं। अगर वो मेजॉरिटी नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर वो कैसे होगा, उनका क्या होगा? है तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव, सारे एमपीज हैं, तो उनका ये होता है कि ये लोग अपोजिशन में जाते हैं, अगेंस्ट टीम में जाते हैं। अपोजिशन में ये अपोजिशन के लिए भी वही लोग जाएंगे जो कि जिस पॉलिटिकल पार्टीज की मेजॉरिटी होगी। अब बहुत सारे जीत के आए ना, मान लो कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है ना, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो ये सारी पार्टीज जाती तो हैं, लेकिन जो अपनी मेजॉरिटी दिखाएगा, एटलीस्ट 10% मेजॉरिटी होनी चाहिए अपोजिशन में। जो पार्टी अपना 10% जो है वो दिखा देती है वही बनाती है अपोजिशन पार्टी। जैसे अभी बीजेपी है गवर्नमेंट में एंड कांग्रेस है अपोजिशन में, तो ये हो गई अपोजिशन पार्टी। द लार्जेस्ट अमॉन्ग दिस पार्टीज, इन सभी पार्टियों में जिसका सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमपीज होते हैं, दैट इज अपोजिशन पार्टी। तो ये था कि नेशनल गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट करना है। तो जीती हुई टीम से लोकसभा के वो अपना गवर्नमेंट बनाए और फिर अपोजिशन पार्टी जो है उनका था। ये दो चीजें हमने अभी समझी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब ये दूसरा काम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव समझ लो कौन है? एग्जीक्यूटिव में जो लोग आते हैं वो बॉडी होती है जैसे पार्लियामेंट और उनकी ये प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है गवर्नमेंट में। जो जितने भी लॉज बन रहे हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। अ ग्रुप ऑफ पर्सन who work together to implement the laws made by the parliament. This is known as executive. Important point. Mark this point. Okay. The executive is often what we have in mind when we use the term government. तो जो executive का मतलब ही होता है government. आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। Now, the prime minister. प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा का लीडर होता कौन है? जो रूलिंग पार्टी है वो रूल कर रही है, उसका जो लीडर होता है दैट इज प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो क्या है? लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी दैट इज बीजेपी। फ्रॉम द एमपी हु बिलोंग टू हर पार्टी, द पीएम सेलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। और एमपी वो तो ठीक है कि वो लीडर है, लेकिन बाकी उनकी पार्टीज के जितने भी मेंबर हैं रूलिंग पार्टी में, उनको क्या होगा, अब पीएम जो होती है वो उन मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करती है। क्यों सेलेक्ट कर रही है? उनको अपनी कैबिनेट भी तो चूज करना है। कैबिनेट क्या क्यों चाहिए? जितने भी डिसीजंस लेने के लिए जो लोगों की जरूरत पड़ती है वो यही लोग तो काम करेंगे कैबिनेट में। देन These ministers then take charge of different areas of government functioning. अब ये जितने भी ministers हैं उनको अलग अलग charges दिए जाते हैं। For the example, health, education, finance. These are the charges given to the ruling party's member. Clear? तो ये था overall leader और उनकी cabinet के बारे में। Next है, often times in the recent past, अच्छा अभी कुछ समय से देखा जा रहा है
पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है मेजॉरिटी गेन करना, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? तो वो क्या करते हैं, अगर वो अपनी मेजॉरिटी नहीं ढूंढ पाते हैं तो उतने एमपीज नहीं आ पा रहे हैं, तो वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट मतलब कि वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, हु आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है। अब जैसे मान लो कि महाराष्ट्र में जो सरकार गवर्नमेंट बनी थी, तो क्योंकि उनके बाद जो उद्धव ठाकरे हैं, जो उनके पास क्या थे, उतने मेंबर नहीं थे, तो उन्होंने बीजेपी के साथ क्या कर लिया, कोलाइड कर लिया, दोनों एक साथ मिल गए और गवर्नमेंट बनी। फिर दोनों के मेंबर्स जो होते हैं इक्वली उसमें उस गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज कोलिशन गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट है इसके बाद, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे कि नेशनल गवर्नमेंट के लिए लोकसभा मेंबर्स कितने चाहिए, मेजॉरिटी कौन कैसे आएगी, और अपोजिशन पार्टी कौन सी है। फिर हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, और अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, और फिर ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, और बाकी एमपीज के साथ क्या होता है। नेक्स्ट द राज्यसभा। अब हम राज्यसभा की बात करते हैं। अब जो राज्यसभा है ये फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जितने भी स्टेट्स, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। वो सभी राज्यों की सभा है, स्टेट्स की सभा है। राज्यसभा ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। अगर एक लॉ बनाना है, ठीक है, मान लो डाउरी पे कोई लॉ बनाना है या रिजर्वेशन पे कोई लॉ बनाना है, तो ये लॉ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास की जाती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन दोनों हाउसेस में लॉ पास होता है। जरूरी नहीं कि लॉ हमेशा लोकसभा से ही पास हो, इनिशिएट राज्यसभा से भी हो सकती है। यही ये लाइन है कि राज्यसभा ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो राज्यसभा में स्टार्ट कर सकती है। और फिर जो बिल होता है, बिल मतलब लॉ बनने से पहले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको बिल कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब जो ये बिल है ये क्या होता है कि लॉ बनने से पहले ये राज्यसभा से पास होगा, राज्यसभा से फिर वापस लोकसभा में आएगा। जब यहाँ के भी मेंबर्स एमपी से एग्रीमेंट मिल जाता है, मेजॉरिटी मिल जाती है, तब ये फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं और वह एक बिल लॉ के फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल पार्लियामेंट काम करती है, हैज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब पार्लियामेंट ये राज्यसभा का एक और रोल है, क्या, रिवीविंग एंड अल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। लोकसभा के पास जो भी लॉज आते हैं ना बनने के लिए, तो जब वो राज्यसभा के पास जाता है तो ये लोग राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं वो उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो अल्टर करना और रिव्यू करना, ये इनकी पावर है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ। अब क्वेश्चन ये है कि जितने भी राज्यसभा में एमपी बैठे हुए हैं उनके मेंबर्स कैसे इलेक्टेड होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस स्टेट्स। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, बहुत सारे स्टेट्स में होती हैं, तो वहाँ पे उनके उन लोगों के द्वारा राज्यसभा चूज की जाती है, राज्यसभा के एमपीज। अब इंडिया में राज्यसभा में देर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे 233 एंड प्लस 12, तो ये तो इलेक्टेड होते हैं जो वेरियस स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली से चूज करके आते हैं, और ये जो 12 होते हैं ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और हमने लोकसभा में पढ़ा था कि वहाँ पे जो 543 होते हैं, 543, और उस 543 में जो 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, वो चूज किए जाते हैं प्रेसिडेंट, नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो लोकसभा का प्रोसेस हुआ। और यहाँ पे 12, जैसे कि हम देखते हैं ना कि कुछ फिल्मी बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको भी इसलिए चूज़ किया जाता है, जैसे कि हेमा मालिनी है, जैसे कि जया बच्चन है ना, और अनुपम खेर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चूज़ किया जाता है जब वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं, और अगर जब वो जीत जाते हैं तो उनको भेज दिया जाता है पार्लियामेंट में, और फिर वो एज ए एमपी काम करते हैं, ठीक है। तो ये था और इसके अलावा और भी बहुत सारे, उन 12 मेंबर्स में और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि
जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो भी खड़े होते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और अगर जीत जाते हैं, नहीं, उनको जीतने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉमिनेट किए जाते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा। उनको सिर्फ ये देखा जाता है कि वो किस फील्ड के एक्सपर्ट है, उसके बेस पे अब जो भी उनका प्रोसेस है प्रेसिडेंट चूज करती है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। यस बेटा। मैम हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को मैम लिया जाता है कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट को देखा जाता है, ठीक है। 12 मेंबर्स जो होते हैं वो उसके चूजे, जैसे कि मान लो कि कोई लिटरेचर, ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये अपने अपने फील्ड के होते हैं, कोई लिटरेचर में है, कोई पीस में है, जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है। ये जो 12 मेंबर्स का मामला है मैं इसे और क्लियर करके बताऊंगी आपको कि कौन कौन से लोग होते हैं। तो एक तो था कि नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, गवर्नमेंट बनाना, पार्लियामेंट, एमपी अपने गवर्नमेंट कैसे बनाती है। सेकेंड है कि जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल भी करना है और उसको गाइड करना है और उसको इन्फॉर्म करना है। ये कैसे होगा? तो यहाँ पे ये होता है कि द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट सेशन में चल रही होती है तो वो सेशन शुरू होता है क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर में क्या होता है? इट इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपी कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट हमेशा शुरू होती है तो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होती है, और ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है स्टार्टिंग का जिसमें जितने भी एमपीज होते हैं वो अपने इंफॉर्मेशंस गवर्नमेंट से वो जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में क्या काम किया है। दे वांट टू नो द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, दे वांट टू नो द डिटेल्स और इंफॉर्मेशंस अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, और आपको पता ही है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट को उसको रिस्पॉन्सिबल है, उसको जवाब देना होता है कि उन्होंने इस फील्ड में अभी कोरोना के लिए जो भी डिसीजंस है वो किस तरह से लिए जा रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आते हैं वो आंसर करने पड़ते हैं। और क्वेश्चन करने वाला कौन होता है? अपोजिशन होता है, उसका तो काम ही है, उनका तो सिर्फ एक ही काम है गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना। और ये सही भी है, ये जरूरी भी है, तभी तो डेमोक्रेसी प्रॉपर रन करेगी। तो फिर क्या होता है कि इसी तरीके से पार्लियामेंट क्या करती है? अपने एग्जीक्यूटिव मतलब पीएम और उनकी कैबिनेट को क्या कर रही है? कंट्रोल करती है। कैसे? बाय आस्किंग क्वेश्चंस इन क्वेश्चन आवर। तो एक तो ये तरीका होगा, बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्ट, गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है कि इसकी कोई शॉर्ट कमिंग्स तो नहीं है, जो भी वो पॉलिसीज वगैरह जो लॉ बना रही है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि अपोनेंट सीधे खड़ा है। और अगर मेजॉरिटी, अगर जो गवर्नमेंट है अगर वो सही तरीके से काम नहीं करती है तो अपोजिशन को मौका मिलता है उनको बहुत सारी चीज़ें कहने का। और फाइनली कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो जिनकी गवर्नमेंट है वो नीचे गिर जाती है और जो अपोजिट पार्टी उनकी गवर्नमेंट बन जाती है नेक्स्ट अगले 5 इयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है कि मौका सबको मिल रहा है, बस जरूरी है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अपने कंट्री के लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट क्या होती है? अलर्ट हो जाती है टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स, जो अपने पॉलिसीज में जो इसकी कोई खामी तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लैकिंग तो नहीं हो रही। एंड ऑल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और वो क्या करती है? वो ओपिनियन जो लोग हैं उनके ओपिनियन को भी जानना होता है। वो कैसे जानेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि मान लो कि राज्यसभा में है, राज्यसभा में पता ही है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बहुत सारे लोग जो है वो चूज करके आ रहे हैं, वही लोग चूज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश से कोई एमपी चूज करके जा रहे हैं, कहाँ पे? पार्लियामेंट में, इंडिया में, दिल्ली में, राज्यसभा में। ठीक है, तो इस उत्तर प्रदेश राज्य की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसके लिए वो चूज करके भेजे गए, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ पे क्या करेंगे? अपने ओपिनियन को बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि यूपी की क्या प्रॉब्लम है। तभी तो स्टेट से, लेजिस्लेटिव से लोग चूज करके जाते हैं कि वो अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करें। उनका स्टेट्स बेटर कैसे होगा? जब ये लोग अपने स्टेट्स की प्रॉब्लम को वहाँ बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे। अपोजिशन गवर्नमेंट
बॉडी को जो है उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं इस स्टेट के लिए, ठीक है। तो आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क, इसलिए क्वेश्चंस करना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, फिर आगे अपोजिशन पार्टी, इसका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है, क्रिटिकल रोल होता है, और यही बहुत ज़्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स, क्योंकि जो ये अपोजिशन है वो क्या करती है, ड्रॉबैक को हाईलाइट करती है इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। और सिर्फ हाईलाइट ही नहीं कर रही उनकी प्रॉब्लम्स को, बल्कि वो पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज जो अपनी, तो ठीक है चलो उन्होंने ये तो बता दिया कि ये प्रॉब्लम है आपकी गवर्नमेंट में, तो सॉल्यूशन दीजिए, तो ये लोग सॉल्यूशन भी देते हैं। और अगर इनका सॉल्यूशन सही होता है, ये जो बताते हैं, तो फाइनली क्या होता है, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में सारा कुछ लाइव चलता है, एक उसका एक चैनल है जिसपे हर चीज़ एकदम लाइव दिखाई जाती है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, जितने भी पीपल ऑफ द कंट्री है वो इस तरह की न्यूज़ देखते हैं और उनको क्लियर होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है और जो अपोनेंट है उन दोनों में से बेटर वर्क कौन कर रहा है कंट्री के लिए। तो यही डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, जिससे हम इसी बेस पे हम अपने गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे लिए रियल में काम कर रही है। तो इस तरह से ये कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को कौन कर रहा है, अपोजिशन पार्टी कर रही है। अब नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लोकसभा है, अनस्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड आंसर नंबर। आप देखते हैं ना स्पीकर जो होते हैं वो नाम लेके बोलते हैं मिनिस्टर का, मिस्टर साला पार्टी कुप्पू स्वामी का, जो भी उनका नाम है, ठीक है। अब आप अपने विचार, आप अपनी ओपिनियंस जो है वो आप रख सकते हैं। फिर वो खड़े होते हैं और वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, ठीक है। तो एक बार आप इसको देखना कि इसमें क्या क्या लिखा है ना, और इसको एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। किस तरह के क्वेश्चंस पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं, ये इसके बारे में, तो आप इसको पढ़ोगे एक बार। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। इन सारे प्रोसेस में गवर्नमेंट को फीडबैक भी मिलती है। बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं, एमपीज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वो तरीके बताते हैं गवर्नमेंट को कैसे काम करना है। वो मतलब अपने अपने ओपिनियन वगैरह को एक्सप्रेस करते हैं, इससे क्लियर होता है, गवर्नमेंट को फीडबैक में मिलता है कि किन किन चीज़ों पे वो ड्रॉबैक पीछे जा रही है। एंड सो बाय दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज, और वो उनको फीडबैक कहाँ से मिल रहा है, जो ये एमपीज उनसे क्वेश्चंस करते हैं। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर हो, फाइनेंस, पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट का जो अप्रूवल चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर डील करना है तो वहाँ पे पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल, मतलब दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा, फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल मामले में डील करना होता है। मान लो कि ये देखना है कि इस साल जो है बजट जो है हम इतनी एजुकेशन में इतना जो है इतना परसेंट खर्च करेंगे, डिफेंस में इतना करेंगे, ठीक है। तो जो अलग अलग हमने डिसाइड कर रखा है वो सारा का सारा वो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में इक्वली अप्रूवल होना चाहिए मेजॉरिटी से। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इन सारे तरीकों से जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल होती है। MPs are representative of the people, have a central role। और इन सबको काम कौन कर रहा है, ये सब कंट्रोलिंग का, गाइडिंग का काम कर रहे हैं MPs कौन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, एंड सो दे कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट, एंड दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी की ये की एस्पेक्ट हैं, क्योंकि इससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, हमें क्वेश्चंस करने की कोई फ्रीडम नहीं थी। जब ब्रिटिश के अंडर में हम लोग थे, हमारी गवर्नमेंट ब्रिटिश के गवर्नमेंट के अंडर में हम लोग थे, तो हम लोग किसी को भी राइट नहीं था कि कोई क्वेश्चंस करे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इस तरह से वो हमें कितना एक्सप्लॉइट करके गए थे। तो इन सभी चीज़ों से हमने ये लर्निंग ली, हमने ये सीखा कि नहीं, हम अपना जो
वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जहाँ पे हमें ये फ्रीडम होगी कि हम अपने क्वेश्चंस रखें, हर एक फाइनेंस से रिलेटेड, अपने अपने स्टेट से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम वहाँ पे प्रेजेंट करें, अपने वहाँ पे सामने रखें। अब यहाँ पे क्या है, लॉ मेकिंग, लॉ बनाने का भी काम है जो पार्लियामेंट करती है। आप जानते ही हैं कि लॉ बनाना, एक होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में लॉ बनता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। इधर क्या है, जो पार्लियामेंट में लॉ बनता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, गवर्नमेंट की 3 बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे सेंट्रल से लॉ सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं, यानी कि ये एमपीज लॉ बनाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। वी शैल रीड अबाउट लॉ मेकिंग की पूरी प्रोसेस हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन लॉ बनाता है और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री के ऊपर। Ma'am, I have a question. Yes, ask your question.